स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज हमारा इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या मीनिंग क्या है इन प्रिंसिपल्स का। सेकंड, नेचर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसके नेचर और फीचर्स के बारे में। और थर्ड है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनकी ज़रूरत क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन का, जिसमें हम कुछ बेसिक जो स्टार्टिंग की हमारी है एक दो जिसको कह सकते हैं हम गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, ये पॉइंट तो बहुत बड़े बड़े हैं पर ये पॉइंट बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उतना ही करना है जिससे आपका पॉइंट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल भी उसमें दे सको। तो आपको 4-5 एग्जाम्पल देने के बजाय एक एग्जाम्पल से ही आप समझकर वो लिख सकते हो। अब तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो ये प्रिंसिपल्स है ये इनका बेस क्या है। तो ये जो लेखांकन के सिद्धांतिक आधार है उसमें सभी सिद्धांत, अवधारणाएं, परिपाटियां, नियम और दिशा निर्देश इंक्लूड किए गए इसके बेस के अंदर। ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है जिन्हें लेखांकन प्रक्रिया में एक रूपता लाने के लिए एक लंबी अवधि के उपरांत इनका विकास हुआ है। ये नहीं है कि ये सारी 1-2 दिन के अंदर ही ये सारे बना दिए गए हैं, नहीं, ये सिद्धांत जो है ये बनाने के लिए अवधारणाएं भी इंक्लूड है, परिपाटियां भी, नियम भी, कुछ दिशा निर्देश भी, ये सारे मिलाकर। और ये इतनी सारी चीज़ें हैं वो एक बहुत लंबे टाइम के दौरान जो है ये विकसित हुई है ताकि इन सिद्धांतों में एक रूपता आ सके। और दूसरा, जिससे लेखांकन सूचना उपयोग करने वालों के लिए इसकी उपयोगिता भी बढ़ सके। तो इसके बाद हम करेंगे, ये था बेस यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि अर्थ क्या है। देखो, प्राचीन समय में लेखांकन विवरणों को केवल एक व्यवसायी को ही जरूरत होती थी, क्योंकि उस टाइम बिजनेस छोटा होता था तो वो उसको ही ज़रूरत होती थी। परंतु आज व्यवसाय में हित रखने वाले बहुत सारे पक्षकार हैं, जैसे स्वामी, विनियोगकर्ता, लेनदार, सरकार और भी अन्य पक्षकार, इन सब को ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे पक्षकार व्यवसाय से किसी न किसी प्रकार की डीलिंग करते हैं। तो ये नेक्स्ट डीलिंग करने से पहले ये देखना चाहते हैं कि इस व्यवसाय में जो है ये अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। कभी ये तो नहीं है कि ये कोई अपने तरीके से करके और प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हो। तो इस तरह की ये शॉर्ट ही चाहते हैं कि अकाउंट जो है प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए भी ज़रूरत होती है। लेखांकन विवरण विभिन्न पक्षकारों के सामने व्यवसाय की लाभप्रदता और इसकी सक्षमता यानी कि इसकी वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं। और ये जो नियम है, ये जो प्रिंसिपल है, ये लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत कहलाते हैं। जो ऊपर हमने पढ़े थे ना बहुत सारे जो कन्वेंशन, अवधारणा, परिपाटियाँ, ये सारे क्या बन गए, अब लेखांकन के सिद्धांत बन गए हैं। इनको जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। और इन सिद्धांतों को विश्व के लगभग सभी अकाउंटेंट्स ने लेखांकन विवरण बनाने के लिए एक जर्नल गाइडलाइंस के रूप में स्वीकार कर लिया है। एक कंट्री ने यहाँ बोल रहा है, पूरे वर्ल्ड में इन प्रिंसिपल्स को स्वीकार कर लिया है कि ठीक है ये प्रिंसिपल्स है, इनके अकॉर्डिंग अगर अकाउंट बनाएंगे तो ट्रू एंड फेयर जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है प्रेजेंट होगी। इन सिद्धांतों का बहुत लंबी अवधि के उपरांत इनका प्रयोग करके, इन पे तर्क वितर्क करके, कोई इनका जो अनुभव रहा है या कोई ऐतिहासिक परंपरा रही है या कुछ व्यक्तियों के कथनों के बेस पर या पेशेवर संस्थाओं या सरकारी जो भी विधान है उनके आधार पर इनका निर्माण हुआ है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
इसके बाद हम करेंगे नेचर या और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। लेखांकन सिद्धांत ऐसे मार्गदर्शक है या एक समान नियम है जिसका विकास लेखांकन सूचनाओं में एक रूपता लाने और इन्हें आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए किया गया है। ये जो पॉइंट है ना, इससे आपको पॉइंट बना के लिख सकते हो मार्गदर्शक के रूप में, एक समान मार्गदर्शक के रूप में, एक रूपता लाने के लिए या आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है या इनकी आवश्यकता है। सेकंड है, सिद्धांत क्या है? मेन मेड है। जो मेन मेड होंगे तो वो किसके बेस पे होंगे? अनुभव के या तर्क के आधार पर बनाए गए हैं, क्योंकि इनको किसी भी प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह फिजिक्स और उसके केमिस्ट्री के प्रयोग किए जाते हैं ना टेस्ट प्रयोगशाला में टेस्ट, वैसा इनका कोई टेस्ट नहीं होता। थर्ड इसका है स्टेटिक है, शिथिर है नहीं है, यानी कि लेखांकन के जितने सिद्धांत है वो शिथिर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो परिवर्तित है। क्यों परिवर्तित है? क्योंकि व्यावसायिक कार्यविधियों, सरकार की नीतियों और लेखांकन सूचना के प्रयोगकर्ताओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के साथ इनमें टाइम टू टाइम परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस कारण ये बदलते रहते हैं, कोई भी फिक्स नहीं है ये। नेक्स्ट है, किसी भी लेखांकन सिद्धांत को अगर स्वीकार करना है तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो सिद्धांत, ये जो कुछ क्राइटेरिया है उसमें अच्छी तरह से वो पूरा उतरता है या नहीं है। यानी कि इस क्राइटेरिया में फिक्स होना चाहिए, यानी कि ये 2-3 पॉइंट दिए हुए क्राइटेरिया के, अगर वो उस पर सही या अच्छी तरह से पूरा उतरता है तो वो सिद्धांत माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। पहला है अनुरूपता। कोई भी सिद्धांत अनुरूप तभी माना जाएगा यदि वह ऐसी सूचना प्रदान करने में सहायक है जो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं के लिए, जो लेखांकन की सूचना के उपयोग करने वाले ना विभिन्न पार्टियां, उनके लिए उपयोगी है। तो सेकंड है निरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी सिद्धांत निरपेक्ष भी तभी माना जाएगा यदि वह सूचना प्रदान करने वाले के व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित ना हुआ हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के निर्णय से ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी मान सकते हैं, प्रामाणिकता से भी ले सकते हैं, यानी कि जिसका अर्थ है कि प्रदान की गई सूचना की सत्यता का पता लगाने के लिए कोई उपाय या कोई प्रमाण, कोई प्रूफ होना चाहिए। थर्ड है व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी। कोई भी सिद्धांत तभी व्यवहारिक माना जाएगा यदि उसे आसानी से और बिना अनावश्यक खर्चे के लागू किया जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करके लागू किया जाता है तो वो फिजिबल नहीं होता, उसको व्यवहारिक नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे थे नेचर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट आते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखो, ये जो ना आवश्यकता होती है वो आंतरिक और बाहरी जितने भी उपयोग करता है वो सबको ज़रूरत होती है। और ये सूचनाएं कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीय होनी चाहिए और तुलनात्मक भी होनी चाहिए, क्योंकि विश्वसनीय होगी तभी भिन्न भिन्न पार्टियां जो उपयोग करता है वो अपने अपने तरीके से इस पर विश्वास कर सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा तुलनात्मक होनी चाहिए, जिसकी अपनी फर्म की और दूसरों के साथ तुलना कर सके। सूचनाओं का तुलनात्मक होना इसलिए आवश्यक है जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि एक फर्म ने अन्य फर्मों की तुलना में कैसे परिणाम दिखाए हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कैसे परिणाम दिखाए हैं। और ये केवल तभी संभव है जबकि वित्तीय विवरणों के द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं कुछ नियमों पर आधारित हो या जिन्हें कुछ नीतियाँ, कुछ सिद्धांत, कुछ कन्वेंशन जो है उन पर ये बनाई गई हो। ये नियम जिन्हें हम क्या कहते हैं, GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये एक रूपता लाते हैं इसमें, और जो सूचना उपयोग करते हैं उनके लिए इनकी उपयोगिता को बढ़ाते भी है, इस कारण से इनकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इसके काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कितने टाइप के होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, सिद्धांतों के कई नाम होते हैं, जैसे इनको अंजम्पशन भी कह सकते हैं, कन्वेंशन भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी, डॉक्ट्रिन्स भी और पोस्टुलेट्स भी आप कह सकते हो।
लेकिन ये बहुत सारे हो गए। इनको क्या किया, जो एक जैसे नेचर के थे इनमें से उनको एक ग्रुप में डाल दिया और इनके दो ग्रुप बना दिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में सारी जितनी कॉन्सेप्ट और अजम्पशन थी वो लिख दी। सेकंड में अकाउंटिंग कन्वेंशन थी उनको डाल दिया गया। तो अब ये कितने टाइप के उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, केवल 2-3 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशन क्या होती है। देखो, लेखांकन की भाषा को सभी व्यक्तियों को एक जैसा अर्थ प्रदान करने वाली बनाने के लिए अधिकांश लेखापाल बहुत सी अवधारणाओं पर सहमत हो गए, यानी कि सबको एक जैसा अर्थ प्रदान करें। इसके लिए बहुत सारे जो अकाउंटेंट थे वो बहुत सी ऐसी अवधारणाएं थी जिन पर सहमत हो गए कि हाँ, जिन पर सारे सहमत हुए वही प्रिंसिपल बनी बाद में, जिसका पालन वित्तीय विवरणों के बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जिन पे वो ज़्यादा सहमत हुए, ज़्यादा लेखापाल जिन अवधारणा पर सहमत हुए उसको ही इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए यूज़ करने के लिए कहा। ये अवधारणाएं लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करती है। यानी कि ये जितनी भी एग्जाम्पशन होती है या कॉन्सेप्ट होती है, ये हमारा जो अकाउंटिंग स्टार्टिंग में जो हम लेखा करते हैं उसकी नींव का काम करती है। कोई भी संस्था इन मूलभूत अवधारणाओं या मान्यताओं के पालन के बिना अपने वित्तीय विवरण नहीं बना सकती। और ये अवधारणा ये निर्देश देती है कि लेन देनों का किस प्रकार लेखांकन किया जाए, किस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाए। तो इस तरह से ये मान्यताएं जो है धीरे धीरे सभी अकाउंटेंट्स ने इनको स्वीकार कर लिया कि इनको लेखा बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ की जाए, जिससे उपयोगिता हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी बढ़ सके। तो इस तरह से ये हमारी मान्यताएं हैं कौन कौन सी, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार 3 मेन जो है इसकी कॉन्सेप्ट दी हुई है। 3 मेन कॉन्सेप्ट दी हुई है। कौन सी है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, थर्ड है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये इनके नाम से ही पता चल जाती है। तो आज हम इन तीनों को ही स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ये जो और दे रखी है हमारी अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन सी है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। है ये कॉन्सेप्ट ही। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग, देखो यहाँ लिखा हुआ चालू स्थिति की अवधारणा। चालू मतलब चलता रहे। तो इस अवधारणा के अनुसार ये मान लिया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में दीर्घकाल तक चलता रहेगा और व्यवसाय की पुस्तकों में लेन देनों का लेखांकन यह मानकर किया जाता है कि यह व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। इस अवधारणा के अनुसार ही हम जो स्थायी संपत्तियां हैं उनका लेखा बाजार मूल्य पर नहीं बल्कि इनके प्रारंभिक मूल्य या जिनको लागत मूल्य कहते हैं उस पे कहते हैं। लागत मूल्य कौन सा होता है? जैसे हम खाते बनाते हैं, 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च का साल है, 31 मार्च को खाते बनाते हैं। हमने मई में एक मशीन खरीदी है, मशीन खरीदी हमने 50 लाख रुपए की। तो हम जो 50 लाख रुपए की वैल्यू है उसी को ही इन पुस्तकों में लिखेंगे। उसको प्रारंभिक लागत भी कह सकते हैं, उसको ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। और बाजार मूल्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा। अब देखो, बाजार मूल्य का ध्यान न रखते हुए ही इन पर ह्रास लगाया जाएगा। अब बाजार मूल्य तो कुछ भी हो सकता है, बाजार मूल्य बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पर हम ना तो लेखा करते वक्त जितने में हमने खरीदी उसी पे लिखा जाएगा। दूसरा, अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब भी हम बाजार मूल्य का ध्यान नहीं रखेंगे, जो हमारे पास बुक में लिखा हुआ है उसी पे ही हम ह्रास घटाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक मशीन क्रय की तो मान लीजिए 10 वर्ष चलेगी। मान लो एक मशीन खरीदी है, वो 10 साल चलेगी। तो प्रत्येक वर्ष का लाभ हानि ज्ञात करते समय इस मशीन की लागत को 10 वर्षों में बांट दिया जाएगा।
अब मान लेते हैं मशीन हमने खरीदी है 10 लाख रुपए की, ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। अब देखो अगर ये 10 लाख रुपए एक ही साल में आप घटा दोगे तो आप तो लॉस में आ जाओगे उस साल तो। पर ऐसा नहीं करना। जितनी इसकी लाइफ है, इसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर, तो ये जो 10 लाख है ये 10 वर्षों में बांट देने हैं। तो हर साल आपको कितने बंटवारे आएंगे, 1-1 लाख रुपए, वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है। चालू स्थिति की अवधारणा के कारण ही मशीन की पूरी लागत को क्रय करने के वर्ष का खर्चा नहीं माना जाता और स्थायी संपत्तियों के बाजार मूल्य का लेखा स्थिति विवरण में नहीं किया जाता। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बाजार मूल्य कुछ भी हो, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, वो नहीं दिखाएंगे। हमने अगर 10 लाख की खरीदी है तो 10 लाख की ही दिखाएंगे, चाहे बाजार में मशीन 8 लाख की होगी हो चाहे वो 12 की हो गई हो, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इन संपत्तियों को निकट भविष्य में बाजार में बेचना नहीं है बल्कि इनका बिजनेस में यूज करना है। इस कारण से हम इसको क्या करते हैं, जिस रेट पे हमने खरीदा उसी पे ही हम दिखाते हैं। और ये बिजनेस हमें आगे कई वर्षों तक चलाना है, भविष्य में इसको यूज करना है, बेचना नहीं है। तो ये हमारी थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसको इतना ही करेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आगे दे रखे हैं पर ये सफिशिएंट है इतना। इसके बाद सेकंड आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यानी कि एक रूपता। अब देखो इसके नाम से ही पता चलता है, एक रूपता, समानता। अब इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक संस्था में लेखे करते समय प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समान मतलब एक जैसी समान पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए प्रतिवर्ष। पिछले साल अगर हमने जिस मेथड से लेखे अकाउंट बनाए हैं सेम उसी मेथड से इस वर्ष बनाने चाहिए हमें, जिससे कि किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते स्थिति विवरण की आपस में तुलना करके प्रबंधक ठीक निष्कर्ष निकाल सके। अगर हम सेम ही मेथड से अकाउंट बनाते आ रहे हैं हर साल, तो हम इस वर्ष के प्रॉफिट की पिछले वर्ष उससे पिछले वर्ष तुलना करके ये बता सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है। सेम इसी तरह हम स्थिति विवरण देखकर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बता सकते हैं कि वित्तीय स्थिति इम्प्रूव हुई है, डाउन गई है या किस रेट से इम्प्रूव हुई है। और यदि कोई फर्म 2 अवधियों में अलग अलग लेखांकन सिद्धांत अपनाती है तो चालू वर्ष के लाभ पिछले वर्ष से तुलना योग्य नहीं होगी। अगर एक जैसी विधि अपनाई है तो आप आसानी से तुलना कर सकते हो। अगर आपने पिछले साल कोई और मेथड यूज़ किया अकाउंट बनाने के लिए, इस साल कोई और मेथड यूज़ किया है, तो आप तुलना नहीं कर पाओगे क्योंकि दोनों के मेथड ही अलग अलग है। अलग अलग मेथड है तो तुलना करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने की अनेक पद्धतियाँ हैं। जैसे स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी किस्त को समान किस्त पद्धति भी बोलते हैं, घटती ह्रास पद्धति। तो एक रूपता के सिद्धांत के अनुसार जिस पद्धति से पहले वर्ष आपने ह्रास लगाया, अगर स्थायी किस्त पद्धति से पिछले साल लगाया तो इस साल भी इसी पद्धति से लगाना है और अगले वर्षों में भी उसी पद्धति का ही आपको प्रयोग करके ह्रास लगाना चाहिए। अगर एक ही पद्धति रखोगे तो आप तुलना कर सकोगे, अकाउंट में समानता आ जाएगी हर साल। और अगर हर साल पद्धति चेंज करते जाओगे तो ना ही तो आपके अकाउंट में समानता आ पाएगी, ना ही आप एक दूसरे वर्ष से तुलना कर पाओगे। तो इस तरह से इसमें क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। तो ये हमारी सेकंड थी, एक रूपता की अवधारणा या कंसिस्टेंसी की कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत बड़ा दे रखा है पर आपको इतना नहीं करना, ये इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट यहाँ से। इसके बाद आती है थर्ड, अक्रूवल कंसेप्ट, उपार्जन। उपार्जन का मतलब है जैसे ही उत्पन्न हो जाती है इनकम, उसके बेस पे बता रहा है। लेन देन, लेखांकन में लेन देनों के लेखांकन के लिए उपार्जन आधार का प्रयोग किया जाता है। अक्रूवल बेसिस, 2 बेसिस होते हैं वैसे, एक अक्रूवल और एक होता है कैश। यह आधार नकदी आधार की तुलना में व्यवसायी संस्था के कार्यकलापों की अधिक सही सूचना प्रदान करता है। अभी बताया 2 आधार होते हैं, नकदी आधार और एक होता है अक्रूवल। अभी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि नकदी क्या होता है और अक्रूवल क्या होता है जिसका लेखा करना है। नकदी वो होता है
जो कोई भी हाथ में पैसा आएगा बिजनेस में तभी उसका लेखा किया जाएगा, उसको तो कहते हैं नकदी आधार। दूसरा अक्रूवल वो होता है अगर आपने कोई लेन देन कर लिया है, फुलफिल हो गया लेन देन, पर पैसे नहीं आए हैं, आने तो है, चाहे वो इस वर्ष आए या अगले वर्ष आए, उसको ही लिख लिया जाता है। यानी कि अगर नकदी मिलने पर ही लेखा किया जाए तो उसको नकदी आधार कहते हैं, और अगर लेन देन कंप्लीट हो गया, चाहे नकदी मिले या ना मिले, तो भी हम उसका लेखा कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। उपार्जन आधार जो है आगम और व्यय दोनों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो हमारी रेवेन्यू हो चाहे हमारे एक्सपेंडिचर हो, दोनों पर सेम लागू होता है। उपार्जन आधार में आगम का लेखांकन उस समय किया जाता है जब माल का विक्रय किया जाए या सेवाएं प्रदान की जाती है और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि नकदी प्राप्त हुई है या नहीं हुई। जैसे अभी आपको बताया था ना कि आपकी डीलिंग होनी जरूरी है। माल बेचा है तो माल आपने सेंड कर दिया है, रुपए चाहे आपको 3 महीने बाद मिले चाहे अगले साल मिले, फिर भी आपको इसका लेखा करना है। ये ध्यान नहीं रखना है आपको कि नगद मिलेगा तभी लेखा करेंगे, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि नकदी प्राप्त हुई है नहीं हुई। इस प्रकार इस अवधारणा के अनुसार व्ययों का लेखांकन भी उसी लेखांकन अवधि में किया जाता है जिस अवधि में वह व्यय आगम प्राप्ति में सहायक हुए हों, चाहे उनके लिए नकदी का भुगतान उस अवधि में किया गया हो या नहीं किया गया हो। जिस तरह से इनकम पे लागू होता है सेम उसी तरह से पे खर्चे का। जैसे मान लेते हैं कि आपने सैलरी देनी थी, तो 1 महीने की सैलरी आपने नहीं दी है, वो पेंडिंग है, पर वो जो वर्कर थे उन्होंने आपके लिए काम तो कर दिया, तो उनकी सैलरी को आप आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लेखा करोगे। आप ये नहीं है कि उनको भुगतान तो किए ही नहीं तो हम छोड़ देंगे कि उनको इसको नहीं लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो खर्चा हो गया है, उसका सबूत बन गया है कि हाँ इनको सैलरी ड्यू हो चुकी है और देनी है, तो हम उस खर्चे को इसके अंदर लिखेंगे और नकदी में पेमेंट करने तक का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ये इतना पॉइंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, आज आगे इतना ही है। तो स्टूडेंट आपने कुछ आज ये 3 मेन कॉन्सेप्ट की है, अगर आपको अच्छे ढंग से समझ आ गई हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।